अब हमें पढ़ना है एनर्जी लेवल्स या एनर्जी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। क्लियर है ना? मतलब जितने हमने ऑर्बिटल्स पढ़े हैं उनमें एनर्जी किसकी ज्यादा है किसकी कम है, ये चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। क्लियर? एनर्जी लेवल डायग्राम, सीधा बोल प्रैक्टिकली बोला एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। फाइन, पहले हम करेंगे फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज या फॉर हाइड्रोजन करेंगे पहले। हाइड्रोजन में क्या सीन होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, वन इलेक्ट्रॉन। प्लीज लिसन, हम पढ़ के आ रहे हैं, हम एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ रहे हैं किसका, ऑर्बिटल्स का, जब वो इलेक्ट्रॉन्स उसमें फिल करेंगे हम। क्लियर? देखो इधर हाइड्रोजन के लिए बहुत सिंपल सा फिनोमेना है। सबसे कम एनर्जी होती है 1s की, उसके बाद 2s की, उसके बाद 2p भी है ना बीच में। क्लियर है ना? दिस इज हाउ द ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम गोज। ये है आपका सपोज 1s, ठीक है, उसके बाद 2s और 2p की एनर्जी सेम होगी। अभी क्लियर? ये 2s है एंड दिस वन इज 2p। इसी तरह उसके बाद 3s 3p 3d 4s 4p 4d। अभी क्लियर? द स्टोरी गोज ऑन एंड ऑन फॉर हाइड्रोजन। क्लियर है ना? ये हाइड्रोजन की बात चल रही है। इसी तरह 2s के बाद क्या आएगा, 3s 3p 3d। 3d में 5 ऑर्बिटल्स होंगे, 3s 3p 3d। क्लियर है ना? ये जो सर्कल्स में बना रहा हूँ ये ऑर्बिटल्स शो कर रहा हूँ। s में एक ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल्स और d में 5 ऑर्बिटल्स। उसके बाद 4s 4p 4d एंड 4f। 4f में कितने हो गए, 7। आगे क्या, द स्टोरी गोज ऑन एंड ऑन। इसमें प्रॉब्लम नहीं है, इसमें इजी है। लाइक सबसे बेसिक लेवल पे कौन सा होगा, फर्स्ट शेल, उसके बाद सेकंड शेल के फिर सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स, उसके बाद 3s 3p 3d। यहाँ पे अगर आप बोलोगे ना एनर्जी का ये बनाइए आप ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तब जाके क्या होगा, इट विल गो लाइक दिस। 1s की एनर्जी कम, फॉलोड बाय 2s और 2p की इक्वल, फॉलोड बाय 3s 3p और 3d की एनर्जी इक्वल, देन 4s 4p 4d, इनकी एनर्जी सेम, द स्टोरी गोज ऑन एंड ऑन। क्लियर? इनकी एनर्जी ज्यादा है एंड द एनर्जी डिक्रीजेस बाय द स्केल। क्लियर है ना? ये ऑर्बिटल्स की एनर्जी हम बता रहे हैं कि किस ऑर्बिटल की कितनी एनर्जी है, लेकिन ये कब एप्लीकेबल है, हाइड्रोजन के लिए, जब आप उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। आर वी क्लियर? ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए पर्टिकुलरली हाइड्रोजन। अब मल्टी इलेक्ट्रॉन का बनाएंगे यहाँ पे। मल्टी इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट है। फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन रीजन हम बाद में बताएंगे, फिलहाल आप ये समझो कि होता क्या है एनर्जी ऑर्डर। क्लियर? ऑफ ऑर्बिटल्स। हैव अ लुक हियर, I'll draw some of the orbitals, not all. ये है एनर्जी इस साइड, सॉरी एनर्जी इस साइड, ऐसे एनर्जी इंक्रीज हो रही है और यहाँ से आप ऑर्बिटल्स शो करोगे। इसमें क्या होता है, पहले 1s आएगा, ठीक है, उसके बाद 2s आएगा, उसके बाद 2p आ जाता है, 2p, उसके बाद 3s। लेट्स डू वन थिंग, हम s को एक जगह पे रखेंगे और p को अलग से रखेंगे, ठीक है? लेट्स इंक्रीज द लाइन, 2p 3s, उसके बाद 3p, उसके बाद क्या आना चाहिए, 3d। बट 3d की एनर्जी देखा गया उसकी एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू 4s, ठीक है, और 3d इसके बाद आता है। लेट्स ब्रेक इट, 3d में 5 ऑर्बिटल्स हैं। अभी क्या बात समझ आ रही है? अब यहाँ पे दिक्कत क्यों है, लाइक 3d की एनर्जी ज्यादा क्यों है एज कंपेयर टू 4s? क्या है ना, इसके रीजंस आ जाते हैं। एक है यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, और दूसरा नाम है इसका शील्डिंग इफेक्ट। आर वी क्लियर? देखो इधर प्लीज हैव अ लुक हियर। 1 2 3 4 शेल्स का नंबर है ना? हाँ, ये जो है ना 1 2 ये शेल का नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसको आप बोलते हो। ये वाला समझ आया? हाइड्रोजन का इजी है, बट जब आप बाकी इलेक्ट्रॉन्स का, जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन, आप ये वाली कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करोगे। इसको याद करने का एक तरीका है,
बट यहाँ पे हम ये चीजें समझा रहे हैं कि 4s की एनर्जी क्यों है कम एज कम्पेयर टू 3d। क्लियर ना? अगर मैं 4s का शेप बनाऊं यहाँ पे, 4s का शेप कैसा होता है? सफेयर जैसा होता है। 4s और 3d साइड बाय साइड आते हैं, तो 3d का शेप कैसा होगा? सपोज ये है, दिस विल बी 4s, क्लियर, एंड दिस विल बी 3d। सपोज ये 3dx है, ऐसा ही होगा ना? ज्यादा स्टेबल कौन सा है दोनों में से, 4s या 3d? ज्यादा स्टेबल इसमें 4s है। क्यों? उसका स्फेरिकल शेप है, वो न्यूक्लियस को ज्यादा बाइंड कर रहा है। क्लियर? और 3d का क्या सीन है? वो ज्यादा डाइवर्स है, ठीक है ना? न्यूक्लियस से दूर है, न्यूक्लियस से दूर है तो वो अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। दैट्स व्हाई 3d की एनर्जी ज्यादा है 4s से। आर वी क्लियर? पॉइंट क्लियर हुआ? फिर से एक बार देख लो, 4s जो है वो स्फेरिकल शेप है, तो वो न्यूक्लियस के नजदीक रहेगा। नेक्स्ट है आपको किसके साथ कंपैरिजन है? 3d के साथ। 3d आना चाहिए था इससे पहले, लेकिन आता है इसके बाद में। क्यों? उसका शेप डिफ्यूज्ड, क्लियर है ना? वो डाइवर्स्ड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्लियर, जिसकी वजह से 3d की एनर्जी बढ़ जाती है एज कंपेयर टू 4s। दैट्स व्हाई जब आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे, सबसे पहले आप कौन सा फिल करोगे? जो स्टेबल शेल है, कौन सा फिल करोगे? 4s। उसके बाद 3d फिल करोगे। होना क्या चाहिए था? 3d आपको पहले फिल करना था, उसके बाद 4s फिल करना था, लेकिन 4s ज्यादा स्टेबल है, इस वजह से पहले 4s फिल होगा, उसके बाद 3d फिल होगा। आर वी क्लियर? समझ आई बात? उसके बाद कहानी और आगे बढ़ती है, आगे और भी इसमें ये एक्सेप्शंस आ जाते हैं। लाइक यहाँ पे 3p और 3d एक साथ फिल हो रहे थे, लाइक 3p आपने फिल किया, फिर 3d फिल किया। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? पहले आप 4s फिल करोगे और उसके बाद 3d फिल करोगे। रीजन क्या है? रीजन यही है कि s का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है ना, वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू p का स्क्रीनिंग इफेक्ट। हाँ, 4s नहीं होगा, इससे ज़्यादा स्टेबल 3p से। 4s की स्टेबिलिटी 3p से ज़्यादा नहीं हो सकती है सिस्टम। ना इतना स्टेबल नहीं है। क्लियर? 3p से ज्यादा स्टेबल नहीं है, 3d से ज्यादा स्टेबल है, लेकिन 3p से नहीं। आर वी क्लियर? पॉइंट क्लियर हुआ? इसी तरह फिर बीच में और भी एक्सेप्शंस आ जाते हैं, जैसे आपने यहाँ पे 4d 4f एक साथ लिखा है। 4d को आप फिल करते हो आफ्टर 5s, ठीक है ना? 4f को फिल करते हो, उसका भी एक्सेप्शन है। क्लियर ना? होना चाहिए था ऐसे, like, ये फिल कर रहे हो आप लाइन बाय लाइन, बट ऐसा नहीं होता है, आपको एक्सेप्शंस बहुत सारे आ जाते हैं। यू कैन चेक फ्रॉम द नोट्स, वहां पे लिखा है मैंने, बट आपको ऐसे याद रखिए। सर बट इसमें 4D है। 4p के बाद डायरेक्ट 4 है। हाँ, 4p के बाद आना चाहिए ना 4d इसमें, 4d वही मैं बोल रहा हूँ ना, 4p के बाद क्या आना चाहिए था? 4d, लेकिन है क्या वहां पे? 5s 5s। उसके बाद 5d। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ। 5 नहीं है 4d का है। हाँ, 4d का है। 4d की एनर्जी ज्यादा होगी फिर उससे भी, 5d से भी 5d से भी 6s ज्यादा, से भी ज़्यादा। मे बी 6s से भी ज्यादा हो सकता है। 6x। हम अभी आपको ये पैटर्न बना के देंगे, जिससे आपको सीधे पता चलेगा कि किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसकी एनर्जी कम है। वो हम इसके बाद पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आर वी क्लियर? आपको ये डायग्राम याद करने की जरूरत नहीं है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि हम कौन सा आप डायग्राम याद रखेंगे। विल ड्रॉ वो आपका प्रिंसिपल, देन उससे आप सीधे बता सकते हो कि किसकी एनर्जी ज्यादा और किसकी एनर्जी कम। पॉइंट क्लियर हुआ कि हर जगह पे आप ऐसे नहीं बोलोगे कि शेल जो छोटा है पहले वही फिल होगा। शेल में कुछ ऑर्बिटल्स ऐसे होते हैं, कुछ सब शेल्स ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है नेक्स्ट शेल से। क्लियर? तो पहले आपको वो वाला शेल फिल करना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट सब शेल पे जाना है। आर वी क्लियर? समझ आया? ये कहां से स्टार्ट होता है? देखो इधर, जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो ना, पहले उन्होंने ये देखा, डिफ्रैक्शन मेथड है हमारे पास, बहुत सारे मेथड्स हैं जिनसे आप ऑर्बिटल्स की एनर्जी चेक करते हो। ऑर्बिटल्स की जब इन्होंने एनर्जी चेक की तो उनको ये वाला डायग्राम मिला। फिर इसको याद करने के लिए हमारे पास बहुत सारे रूल्स हैं, दैट विल गो इनटू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे, लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज समझाना चाहता हूँ यहाँ पे। हैव अ लुक हियर बिफोर गोइंग इनटू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक चीज समझ लो, देखो प्लीज हैव अ लुक। सपोज ये न्यूक्लियस है, ये एक शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और नेक्स्ट शेल है, इसमें मान लो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना? हैव अ लुक। सपोज इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, कार्बन एटम है ये, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होगा? ये न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करेगा, ये न्यूक्लियस इसको भी अट्रैक्ट करेगा, ये न्यूक्लियस सारे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। क्लियर? सिंपल सी बात है। लेकिन इसमें अट्रैक्शन के अलावा रिपल्शन भी है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। क्लियर? फिर कभी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी होगा तो इस पे भी रिपल्शन फील होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा तो इस पे भी रिपल्शन फील होगा। तो इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनमें क्या होता है? उनमें अट्रैक्शन होता है, लेकिन जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेक्स्ट शेल्स के,
दे फेस अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्शन। आर वी क्लियर? ठीक है ना? तो यहां पे चेक करो प्लीज, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, इस पे अंदर की तरफ क्या लग रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस, सपोज वो Z है, फाइन। लेकिन इस इंटरनल इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पे जो बाहर की तरफ फोर्स लगता है ना, उसको हम बोलते हैं शील्डिंग। ये इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स इस अट्रैक्शन को क्या करते हैं? शील्ड करते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स को कहां पे धकेलते हैं? बाहर की तरफ धकेलते हैं। क्लियर? तो इस पे एक फोर्स होगा, दो फोर्सेस होंगे, एक बाहर की तरफ होगा, एक अंदर की तरफ होगा। तो नेट फोर्स जो हम इसका लिखते हैं वो हम ऐसे लिखते हैं, Z इफेक्टिव, इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल Z माइनस रो। क्लियर है ना? ये रो दिखाता है आपको कि कितना शील्डिंग हो रहा है। अगर यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इंटरनल शेल में, तो ये जो बाहर के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल फेस मोर रिपल्शन। आर वी क्लियर? शील्ड हमारे पास उसका नंबर होता है, इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। सर रेजिस्टिविटी वाला रूल नहीं, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। आर वी क्लियर? ये रिपल्सिव फोर्स होता है, रिपल्शन होता है किन पे? एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन्स बाय द इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स। आर वी क्लियर? इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? इसको रिपेल करते हैं, तो ओवरऑल जो अट्रैक्शन होगा ना, वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। आप लोग कुछ चीजें समझ आ रही है? देखिए इलेक्ट्रॉन है, इसको न्यूक्लियस यहां से अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन इंटरनल इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहा है। तो नेट जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा उसमें क्या करोगे आप? वो रिपल्सिव फोर्स सब्ट्रैक्ट करोगे। आर वी क्लियर? तो इस पे अब Z वाला अट्रैक्शन नहीं लग रहा है, इस पे Z इफेक्टिव लग रहा है, जिसमें से हमने रिपल्शन सब्ट्रैक्ट किया है। इज इट क्लियर? समझ आई बात? ठीक है। की शेल के बाकी है केशन में नहीं होगा, बाकी L M N और उनमें उनमें तो लगना चाहिए ना रिपल्शन। कैसे? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन उस वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर रखा तो वो अंदर धकेलेंगे उसको, उसमें थोड़ा बढ़ जाएगा लेकिन उतना नहीं बढ़ता है। क्लियर? समझ आई बात? ठीक है। तो नेट अट्रैक्टिव फोर्स जो किसी बॉडी पे भी लगता है ना, किसी इलेक्ट्रॉन पे, वो आप इस फॉर्मूला से निकाला करोगे। नेट अट्रैक्टिव फोर्स, सॉरी, टोटल अट्रैक्टिव फोर्स माइनस रिपल्सिव फोर्स, दिस दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स एंड दिस इज रिपल्सिव फोर्स। यहाँ पे क्या होगा? जो उस पे अट्रैक्शन लगेगा उसको हम बोलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर ना? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। This is the net nuclear charge. Net nuclear charge, ये अट्रैक्टिव होगा। हाँ बोलो, कंफ्यूजन है किसी को? Any questions? This one is repulsive force. Clear है ना? ये याद रखो. Don't forget this. Next have electronic configuration of atoms. अब ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इजी है एंड ये इंटरेस्टिंग भी है, और ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इफ यू आर आस्क्ड टू डिफाइन इट, नहीं डिफाइन करो ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल्स, ऑर्बिटल्स एंड ऑल। क्लियर? इसके दो ये रिप्रेजेंटेशंस है। एक है आप ऐसे बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हो ऑर्बिटल को और उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फिल करते हो। क्लियर है ना? फाइन। दूसरा है आप ऐसे लिखते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सपोज मैं एक एग्जांपल लूंगा, 4s या 4d xy2। क्लियर? दिस 4 रिप्रेजेंट्स शेल, फाइन। d रिप्रेजेंट्स सब शेल। क्लियर है ना? ये आपको n रिप्रेजेंट करेगा, ये l रिप्रेजेंट करेगा। दिस xy रिप्रेजेंट्स m। ठीक है ना? तो मैं पूरा लिख रहा हूं, दिस dxy रिप्रेजेंट्स m, और 2 रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस ऑर्बिटल, इन द ऑर्बिटल। अभी क्या? दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। ऐसे आपको करना है, दूसरी रिप्रेजेंटेशन होती है 4d xy2, ऐसे हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अभी क्लियर? हाँ? नहीं वो आपकी ठीक है। उसके बाद फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल, इट follows four principles. First is Aufbau principle. Aufbau principle, Aufbau means building up. Second है N+L rule, इसको बोलते हैं बोहर-बियरी स्कीम, बोहर
ब्यूरी स्कीम, 2 साइंटिस्ट थे उन्होंने बनाया। नेक्स्ट Hund's maximum multiplicity rule, maximum multiplicity of rule, and another one is Pauli's exclusion principle. Pauli's exclusion principle. We use all these 4 rules while doing the electronic configuration. Clear है ना? Are we clear? These are the 4 rules that you have to use while doing the electronic configuration. Clear? हाँ डन। तो अब्बा प्रिंसिपल को अंडरलाइन करो। अब्बा प्रिंसिपल को अब्बा एक जर्मन वर्ड है, इसका मीनिंग होता है बिल्डिंग अप। क्लियर है ना? बिल्डिंग अप मतलब यहाँ पे एक ही रूल है, इसका स्टेटमेंट जो है वो ये है कि आपको इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं ऑर्बिटल्स में, लेकिन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। आर वी क्लियर? इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। आर वी क्लियर? सबसे पहले आप वो वाला ऑर्बिटल फिल करोगे जिसकी एनर्जी कम है, देन उसके बाद जिसकी एनर्जी ज्यादा है, उससे द स्टोरी गोज ऑन एंड ऑन। क्लियर? अब आपको कैसे याद रहेगा कि किसका एनर्जी ज्यादा है और किसका एनर्जी कम है? Our principle is based on the fact that the orbital that is to be filled has less energy, followed by the next which has greater energy. Are we clear? ठीक है ना? अब आपको कैसे याद रहेगा ऑर्बिटल्स की एनर्जी? You have to draw this 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d and 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, 7s, 7p, 8s। क्लियर है ना? ये आपको बनाना है हर टाइम पे जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे, जब भी कॉन्फ़िगरेशन करोगे ये जरूरी ड्रॉ करना। उसके बाद हम लोग उसके बाद क्या करना है, आपको डायगोनल लाइंस ड्रॉ करनी है। सबसे पहले आप कौन सा फिल कर रहे हो? 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, 3s, उसके बाद 3p, 4s, उसके बाद 3d, 4p, 5s, उसके बाद 4d, 5p, 6s, उसके बाद 4f, 5d, 6p, 7s। यहाँ तक तो आप कभी आओगे नहीं, मे बी 12th में आओगे। Are we clear? This is how you have to do the configuration. Are we clear? ठीक है, let's do the configuration. Clear है ना? You know S में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं मैक्सिमम? 2। P में कितने मैक्सिमम जाते हैं? 6। D में कितने जाते हैं? 10। F में कितने जाते हैं? 14। Clear है ना? Now to the configuration. हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 1s 1। अरे 1 है इसका एटॉमिक नंबर। क्लियर? उसके बाद हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर इज 2, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 1s 2। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम का है 3, 1s 2। 1s के बाद कौन सा फिल करना है? 1s जब हो जाएगा उसके बाद आपको 2s पे आना है, तो 2s पे 1, 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना। नेक्स्ट बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4 है, तो 1s 2, 2s 2 बस। बोरॉन, बोरॉन का 5 है, तो 1s 2, 2s 2। जब 1s फिल किया, 2s फिल किया, उसके बाद थर्ड लाइन पर है 2p, तो 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 1। उसके बाद बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन पे आ जाओ। फ्लोरीन का है 9, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 1s 2, 2s 2, 2p 5। 9 है ना टोटल में, 2 4 5 9। क्लियर ना? फ्लोरीन के बाद नियॉन, नियॉन के बाद सोडियम, नियॉन के बाद सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11, 1s 2, 2s 2, 2s के बाद 2p, 2p में 6, कितने आ गए? 10। 2p के बाद कौन सा फिल करना है? 3s, तो 3s 1। आर वी क्लियर नाउ? ठीक है, फाइन। तो नियॉन का क्या है? 1s 2, 2s 2, 2p 6। आर वी क्लियर? अब चेक करो, इसका ऑर्बिटल फिल्ड है, ठीक है ना?
P में 6 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो 6 कंप्लीटली फिल्ड है तो इसलिए स्टेबल होता है। वो जो 2 8 वाली कॉन्फ़िगरेशन आप कर देते ना 2 8 सारी क्या हाँ बेरिलियम क्यों नहीं है स्टेबल? बेरिलियम स्टेबल है, क्यों नहीं है स्टेबल? नहीं उतना स्टेबल नहीं है ये। अभी क्या उतना स्टेबल नहीं है क्योंकि शेल के हिसाब से स्टेबल इस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से स्टेबल है। इसके पास 2p दिया है ना उसमें 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इसके पास कोई 2d है, 2d डजंट एग्जिस्ट, क्लियर ना। sp है, दोनों फील्ड है, 2 में d नहीं होता है। आप लोगों ने शायद क्लास मिस की है, नहीं आप लोगों ने तो नहीं की मिस। नेक्स्ट कर लो सर बड़ा नहीं इसके बाद वेटिंग देखते हैं ये स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी देखते हैं जब कंप्लीटली फिल्ड शेल्स होंगे तब। और हमने बोला था कंप्लीटली हेलो कंप्लीटली फिल्ड शेल बोला था, ऑर्बिटल नहीं। ये शेल पूरा है, 2 वाला शेल है ना, तो ये दूसरा शेल कंप्लीटली फिल्ड है, लाइक उसमें 2 सब शेल्स हैं, दोनों कंप्लीटली फिल्ड है। इसमें एक और इसके साथ है, ये शेल नहीं है, शेल ये पूरा बनेगा 2s और 2p। अगर दोनों कंप्लीटली फिल्ड है तब जाके स्टेबल है। जैसे हीलियम में एक ही शेल है, ठीक है ना, तो वो कंप्लीटली फिल्ड है, दैट्स व्हाई इट्स स्टेबल। यहाँ पे एक और भी है ना, वो 2p 0 है, यहाँ पे हम लिख नहीं रहे बट वहाँ पे है वो शेल, ये सॉरी सब शेल, ठीक है। सर मुझे किसी क्लास इसको एक बार सॉरी अच्छी लगी कितने बजे लेना डन। आप फिर जल्दी आए, अभी है टाइम क्या हुआ? 7:20 7:30 ऑलमोस्ट। अभी क्या सर 3D तक है ना 28 कर लो पहले ये कॉन्फ़िगरेशन, लाइक ये 2 4 कर लो, उसके बाद सोडियम के बाद मैग्नीशियम, क्लोरीन, आर्गॉन, ये वाले कर लो जल्दी से। नेक्स्ट कैल्शियम, फाइन, उसके बाद आगे जाएंगे। क्लोरीन 17 वाला है हाँ जी, और कौन सा लोगे? सर 28 कौन सा सर 28 कॉपर, जिंक, निकल। निकल स्टेबल क्यों? क्या है ये? अरे वेट करो, देखो निकल 28 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8 कहाँ है स्टेबल? जहाँ पे तो 4 है स्टेबल किया किसी ने कॉन्फ़िगरेशन का मैग्नीशियम, क्लोरीन, आर्गॉन और कैल्शियम। सर 30 और कौन सा है 30 जिंक जिंक है सॉर्ट ऑफ स्टेबल होता है, नहीं कहाँ से स्टेबल होगा? 4 नहीं। का 4 है कंप्लीट 4 शेल इंट्रोड्यूस हुआ ना, तो उसके 2 सब शेल्स खाली रह रहे हैं उसमें, एक है 4p, हाँ 3 4d और 4f, वो कहाँ से ऐसा कोई नहीं है इसके बाद नोबल गैस कौन नोबल गैसेस सारे स्टेबल हैं, कौन सी है क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, रेडॉन है। क्रिप्टॉन तक मतलब ठीक हो जाती है उसकी क्रिप्टॉन में क्या होगा, क्रिप्टॉन में सारे शेल्स फिल हो जाएंगे। सर 3sp दो है हाँ? 3sp दो S में 2 ही जाते हैं, 3so 5so 10so। डू द कॉन्फ़िगरेशन क्विक, ये 2 4 लिखे हैं मैंने यहाँ पे, चेक कर लो, हैव लो। 1s2 आप कंपेयर करो, 1s2 2s2 2s के बाद 2p फिल करना है तो 2p6, उसके बाद 3s2 3s के बाद 3p फिल होगा, 3p6 3p के बाद फिल होगा 4s 4s के बाद 3d, क्लियर है ना। आप काउंट कर लो पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स आगे, ज और द बा अर्ध वो, ठीक है ना। अब आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और 10 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। 4s के बाद कौन सा फिल करना है, 3d, तो 3d में डायरेक्टली 10 इलेक्ट्रॉन्स डालो। अरे क्लियर, ये मैंने किसी से सीखा कुछ टाइम पहले ही, ठीक है। आगे क्या, फाइन। उसके बाद one last thing, have a look here. This electronic configuration, ये मस्त सी electronic configuration ठीक है, perfect है, but this can be represented in certain ways. Like आप क्या कर सकते हो, please have a look, ये काफी famous configuration है, noble gas configuration। अब आप हर बार पूरी configuration नहीं लिखते हो, बुक्स पे पूरी configuration नहीं लिखी होती है। जिंक से पहले कौन सा नोबल गैस आता है, इट्स आर्गॉन,
तो 18 इलेक्ट्रॉन्स, आर्गन का 18 है ना, ठीक है ना, 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्फ़िगरेशन आप नहीं लिखोगे, ज़ुर दा बा अर्दा, यहां तक इस पूरे को क्या करोगे आप नहीं लिखोगे, आप इसके बदले क्या लिखोगे, आर्गन। आर वी क्लियर? 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, अब आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स और फिल करने हैं, 12। तो 12 में क्या आएगा, 4s2 3d10। बुक्स पे ऐसे लिख के होता है, क्योंकि इतनी बड़ी कॉन्फ़िगरेशन लिखना बुक पे फिजिबल नहीं रहता। क्लियर? तो इसको बोलते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इट्स एग्जैक्टली इक्वल टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस। आर वी क्लियर? ठीक है, उससे पहले जो नोबल गैस होगा ना, नियरेस्ट नोबल गैस, वो वाला लिख लो, बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स बचे उनको शेल्स में फिल कर दो। आर वी क्लियर? ठीक है, दूसरा है दिस वन इज फेमस वन, ठीक है। एक और है कॉन्फ़िगरेशन, कभी लिख के होता है ऐसे, प्लीज हैव अ लुक, कभी ऐसे भी लिख के होता है, प्लीज हैव अ लुक। जिंक का आप ऐसे भी लिख सकते हो 30, बट ये ज्यादा यूज नहीं होता है। 1s2 2 शेल का s2 और p6 ऐसे भी लिख के होता है कभी कभी। 3 का क्या आएगा, s p और d, s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2, p में कितने 6, d में कितने 10, फिर लास्ट पे 4s2। क्लियर? ऐसे भी लिखा जाता है, बट दिस वन इज नॉट कॉमन, ये कॉमन है और ये वाला कॉमन है। क्लियर है ना? Fine, these are the representation of the electronic configuration. You can do like this, you can do like this, you can do like this, but ये और ये काफी important है। Done with this? Now pay attention one more thing here. Please बकवास मत करो। Have a look at this. बाकी मैं erase कर रहा हूँ। Last point, then we'll continue on Monday. Monday खत्म हो जाएगा chapter, इंशाल्लाह। Please have a look at this. Outermost shell कौन सा है इसमें? इसमें आउटरमोस्ट शेल पूछा मैंने, तो इट्स शेल नंबर 4, दैट मींस KLMN, N शेल इज द आउटरमोस्ट शेल। आर वी क्लियर? कहां से आपको पता चला? आपको हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखना है, वो ये है। इवन तो आपने 3D उसके बाद फिल किया, लेकिन शेल कौन सा आउटरमोस्ट शेल? 4। आर वी क्लियर? आउटरमोस्ट शेल का दूसरा नाम है अल्टीमेट शेल, और आप इसका एक और नाम भी रख सकते हो, वैलेंस शेल। आर वी क्लियर? उसके बाद आउटरमोस्ट शेल से पहले कौन सा शेल है? इट्स शेल नंबर 3। क्लियर है ना? उसको बोलेंगे हम पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट शेल। और वो कौन सा होगा? अब आपको पता है N4 है तो N3 होगा, तो वो बन जाएगा N शेल। आर वी क्लियर? इसको पेनल्टीमेट शेल भी बोलते हैं या प्रीवैलेंस शेल भी बोलते हैं। क्लियर? वर्डिंग है, अगेन डजंट मैटर। उसके बाद उससे पहले एक और शेल होगा, उसको आप बोलोगे एंटी पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट शेल। बस यहां तक आपको याद रखना है इनका नाम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी आउटरमोस्ट शेल से भी बाहर आ सकता है, पेनल्टीमेट शेल से भी बाहर आ सकता है, और एंटी पेनल्टीमेट शेल से भी बाहर आ सकता है। अभी क्लियर? ठीक है ना? एंटी पेनल्टीमेट शेल। तो n इज इक्वल, यहाँ पे इस केस में कौन सा आएगा? इस केस में n इज इक्वल 2। क्लियर? तो वो होगा इस केस में L। क्लियर? डन विद दिस? लास्ट शेल को हम क्या बोलते हैं? अल्टीमेट शेल और बैलेंस शेल या आउटरमोस्ट शेल। उससे पहला जो शेल होगा उसको क्या बोलोगे? प्रीवैलेंस शेल और पेनल्टीमेट शेल। उससे पहले जो दूसरा शेल होगा, लास्ट बट 2 जिसको आप बोलते हो, उसका नाम क्या है? एंटी पेनल्टीमेट शेल। तो ये आपको काम आएगा आगे। क्लियर है ना? डन विद दिस? कल हम करेंगे बाकी 3 रूल्स। I guess 1 or 2 classes, 1 class max. हाँ हाँ, मेरे पेपर चेक किए। अल्टीमेट शेल होता है